आज देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग रोज नए नए क्वेश्चंस देख रहे हैं, उन्हीं में से आज एक नया क्वेश्चन है हम लोगों ने लिया है स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति से। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, 5 मार्क्स में। ये क्वेश्चन सेक्शन ई का क्वेश्चन है। वहाँ पे यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए तथा इसकी सहायता से हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा या इसी का दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए और उसकी सहायता से हाइड्रोजन जैसे परमाणु में घूमते इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आज हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं। इसी चैप्टर से ये 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, या तो ये थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन आएगा या फिर इसका एक न्यूमेरिकल आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो हम सबसे पहले परमाणु क्या होता है, तो बोहर ने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसी पर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा करके उसमें जो कमियां थी उसको दूर किया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला होता है। ये देखिए ऐसा, ये 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है और इसका संपूर्ण धनावेश सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने 2 गलतियां की। पहली गलती की कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे तो गति विज्ञान कहता है कि अगर त्वरित आवेश, कोई आवेशित कण अगर वृत्तिगत करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब उत्सर्जन करेगा तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करने से उसके कक्षा की ऑर्बिट क्या होती जाएगी, ये ऑर्बिट जो बड़ी थी धीरे धीरे घटती जाएगी। अंत में नाभिक कहाँ, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमाणु तो वास्तव में बना रहता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो रदरफोर्ड की ये पहली कमी थी। दूसरी कमी थी कि लगातार ऊर्जा उत्सर्जन करने से विभिन्न आवृत्तियां लगातार उत्सर्जित होंगी, जिससे जो परमाणु का स्पेक्ट्रम था वो रेखीय न होकर के सतत पाया गया, जबकि वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। तो ये 2 कमियां थी, एक स्थायित्व के संबंध में, दूसरा उसके स्पेक्ट्रम के संबंध में। ये कौन नहीं कर पाया, ये रदरफोर्ड नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर किसने किया, बोहर ने किया। और बोहर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं ली। अब ये परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रश्न हमारा यही है। जैसे एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी, बोहर ने कैसे दूर किया। तो वो ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। रदरफोर्ड की कमियां लिखिए, उसके बाद बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। तो अब बोहर की परिकल्पना देखिए। बोहर की परिकल्पनाएं निम्न थी। बोहर ने सबसे पहली परिकल्पना दी जो रदरफोर्ड ने माना था कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो बोहर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। बोहर की पहली परिकल्पना, आंसर देखें, बोहर की परिकल्पना बोहर की पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो कोणीय संवेग L बराबर mvr बराबर LH/2π, जहाँ n बराबर 1 2 3 ये कक्षाओं की संख्या हो गई। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग किसका होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है।
ये पहली परिकल्पना थी। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहा गया। इन कक्षाओं को कौन सी कक्षा कहा गया? स्थायी कक्षा। दूसरी परिकल्पना थी, इसे हम लोग जो है कहते हैं क्वांटीकरण का प्रतिबंध। क्वांटीकरण का प्रतिबंध अगर एक नंबर में आता है क्वांटीकरण का प्रतिबंध लिखिए तो आपको बोहर की पहली परिकल्पना लिखनी है। क्या पहली परिकल्पना है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये क्वांटीकरण का प्रतिबंध है। दूसरी परिकल्पना है स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन दूसरी परिकल्पना थी कि स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यह दूसरी परिकल्पना थी। तीसरी परिकल्पना क्या आ गई? तीसरी परिकल्पना आ गई, जब परमाणु को कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वह उस ऊर्जा का अवशोषण करके अपेक्षाकृत उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड, ये ट्रांजिशन पीरियड है, 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वह पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटता है, यानी अपने ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है और लौटते समय वह विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यदि हम उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 माने तो E2 - E1 बराबर hν, इस ऊर्जा का वो उत्सर्जन करेगा, या न्यू बराबर E2 - E1 बटे h, E2 - E1 बटे h। इसे हम आवृत्ति का प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवृत्ति का प्रतिबंध। ये तो थी आपकी बोहर की परिकल्पना, जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बना। बोहर की परिकल्पना 2 नंबर में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनका कोणीय संवेग nh/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी h/2π का पूर्ण गुणज हो, पहली परिकल्पना। mvr बराबर nh/2π। दूसरी परिकल्पना, इन स्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा जिसके कारण इसका स्थायित्व बना रहेगा। तीसरी परिकल्पना, जब परमाणु को कहीं बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वह उस ऊर्जा को अवशोषित करके अपेक्षाकृत उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पश्चात वह पुनः अपनी ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है। तो यदि उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 हो, E2 - E1 बराबर किसके हो जाएगा? hν। ठीक, तो न्यू बराबर E2 - E1 बटे h। ये किसका प्रतिबंध हो जाएगा? आवृत्ति का प्रतिबंध। तो ये तो थी बोहर की परिकल्पना। अब इसी की सहायता से हमको क्या सिद्ध करना है? हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। तो आइए देखें, त्रिज्या हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने कंसीडर कर लिया कि ये नाभिक है, ये नाभिक है प्लस Zd, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वह r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में, यह r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में है, v चाल से घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर वृत्तीय कक्षा में घूमेगा तो उसको वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश व नाभिक के आवेश के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से। तो यहाँ पर क्या होगा? माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v चाल से गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत
अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r, जहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यह अभिकेंद्र बल है। यह अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा? यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत बल पहले चैप्टर में पढ़ लिया था हम लोगों ने। स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रिकल बराबर किसके हो जाएगा? 1/4πε0 नाभिक का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। यह समीकरण नंबर 2 है। यह अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा? इस स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए mv²/r, यहाँ पे लिख सकते थे समीकरण 1 व 2 से। mv²/r बराबर 1/4πε0 Ze²/r²। यहाँ पर देखेंगे m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अगले स्टेप में, m²v²/m × r, क्लियर, बराबर 1/4πε0 Ze²/r²। इस r² का यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं, m²v²r²/mr बराबर 1/4πε0 Ze²। या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं mvr² बराबर 1/4πε0 Ze²। ये mvr क्या है? कोणीय संवेग है। बोहर की पहली परिकल्पना से, बोहर की पहली परिकल्पना से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली परिकल्पना देखें तो mvr बराबर किसके होता है? NH/2π। तो यहाँ पर mvr की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? NH/2π। इसलिए NH/2π का होल स्क्वायर बटे mr बराबर 1/4πε0 Ze²। अगले स्टेप में इधर देख लीजिए, ये इसको स्क्वायर कर दो, n²h²/4π² बराबर 1/4πε0 Ze²। देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। r बराबर, पक्षांतर कर दीजिए, r बराबर n²h²ε0/πm Ze²। ये देखिए, ये बोहर त्रिज्या का सूत्र हो गया। अगर हम यहाँ पे r को Rn मान लें, nवीं कक्षा के लिए यहाँ पर इसको Rn मान लें, Rn बराबर n²h²ε0/πm Ze²। तो यहाँ पर देखिए h है फ्लाइंग नियतांक, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, पाई नियतांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, z ये परमाणु क्रमांक, e इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम इन सब की वैल्यू को रख देते हैं तो Rn बराबर n²/z, इनकी वैल्यू को रखेंगे तो इनकी वैल्यू रखने पर, जैसे हमने 6.6 × 10⁻⁻34, यहाँ पर ε0 8.85 × 10⁻12 बटे h², यहाँ पर स्क्वायर है इसका, अपान 22/7 9.1 × 10⁻31 इंटू ई 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, ये रख दिया। ये सब कैलकुलेट हो करके Rn बराबर 0.53 × 10⁻10 n² बटे z।
तो Rn बराबर 0.53 n² Z एंगस्ट्रॉम। ये एक शॉर्टकट फार्मूला हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए बनेगा। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती n²। जैसे जैसे कक्षा की त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से nवीं कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।